नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल से न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे देश में एक बात को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है और खास तौर से पॉलिटिकल गलियारों में सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात पर चर्चा कर रही है कि अब होगा क्या। अजीत जोगी के बेटे को आजीवन कारावास हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के और आईएएस अधिकारी रहे। कांग्रेस के एक जमाने में बड़े कद्दावर नेता थे, गांधी परिवार से काफी नजदीक थे। उनके बेटे को आजीवन कारावास हो गया और ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने ब्रूटल मर्डर किया, उसको अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर के कैटेगरी में रखा। आप कल्पना कर सकते हैं, दसियों बार जिनकी हत्या पुलिस वालों ने की है, दसियों बार पुलिस कस्टडी में पिता पुत्र को अपने कपड़े बदलने पड़े। क्यों कपड़े बदलने पड़े? क्योंकि पुलिस लगातार पिटाई कर रही थी और उनके बदन से खून बह रहे थे। पिता पुत्र दोनों के इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया, बाहर से ब्लड आने शुरू हो गए। जब उनको ले जा गया मजिस्ट्रेट के पास, देखिए कितनी क्रूरता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर इस देश में न्यायालय चौकन्ना नहीं रही तो ये बनाना रिपब्लिक नहीं, ये समाज और देश दोनों सड़ जाएगा। समाज के लोग तो असहाय हैं, आम पब्लिक तो असहाय है। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर सत्ता के शीर्ष पे, जिम्मेदार पदों पे अयोग्य, कॉम्प्रोमाइज्ड, अनैतिक, चरित्रहीन व्यक्ति ने कब्जा जमा लिया तो फिर उस समाज को सड़ने में कोई वक्त नहीं लगेगा। वैसा ही प्रतीत हो रहा है। जब उसकी पिटाई हुई पुलिस वालों के द्वारा, घायल अवस्था में, मरणासन्न हालत में, कोविड के दौरान ग्लोबलिस्ट माफिया गुंडों ने जिस तरह से पूरी दुनिया को तबाह किया, हजारों लाखों परिवार बेघर हो गए, उनके अपने मां बाप भाई बहन सब काल के गाल में समा गए। बहाना बनाया कोविड महामारी का, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बूटी दिया, उसके बाद जो वेव आया, उससे जो मौतें हुई, लॉकडाउन, मास्किंग, जो तड़पाया गया लोगों को ग्लोबलिस्ट माफिया के इशारे पर, सारी राजनीतिक पार्टियां, बेशर्म लोग लोगों की जान को दो कौड़ी का समझते हुए भारत को बंधक बना लिया। और उस वक्त आपका ये क्यूबाइक नेटवर्क खड़ा था। एक तरफ पूरी मीडिया संस्थानें, एक तरफ पूरी जुडिशरी, एक तरफ सारी राजनीतिक बिरादरी, लेकिन क्यूबाइक नेटवर्क उस वक्त भी खड़ा था। क्यूबाइक को डिलीट करवाया इन माफियाओं ने, फिर खड़े हुए, फिर लड़ाई शुरू की, अदालत पहुंचे, साइंटिफिक संगठन बनाया, मोर्चाबंदी की, लड़ते रहे, तब भी लड़े। आप में से हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते होंगे हमारी लड़ाई को। लेकिन उस लड़ाई का प्रतिफल ये हुआ कि सरकार घुटनों पर आ गई। और आप आज श्रीमान मोदी जी, अभी भी मुझे कई बार दुख होता है, अभी भी इतना कहने के बाद भी इनकी हिम्मत देखिए कि सार्वजनिक सभाओं में जाकर के कहते हैं बूटी लगवा दिया, बूटी लगवा दिया, बूटी लगवा दिया। अब भी इनको कुछ पता नहीं चला है। अभी भी ये माफियाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। और इसलिए जब कोई लोग इनके ऊपर ये सवाल उठाता है कि ग्लोबलिस्ट माफिया के चंगुल में, तो मैं उससे सहमत हो जाता हूं। बहुत सारी बातों पर मैं इनका समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ मुद्दों पर जो इनसे पाप हुआ है, उसके लिए इनको माफ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आज देखिए उसकी वानगी क्या है। मदुरई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, मतलब मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच ने निर्णय दिया, लेकिन उस निर्णय के पहले घायल अवस्था में जब पिता पुत्र को ले जाया गया मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट ने, बेशर्म अदालतें, देखिए बेशर्म अदालतें। और आज मैं खास तौर से मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आज मैं आग्रह करूंगा कि पूरी दुनिया की निगाह आपकी तरफ लगी हुई है, पूरी दुनिया की,
तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। पूरी दुनिया की निगाह पड़ी हुई है आपकी तरफ। आप ही हैं जो लाज रख रहे हैं, ये अदालतें हैं जो लाज रख रही है। लेकिन अदालतों को जो बेशर्म कर रहे हैं कुछ लोग, उनकी वानगी देखिए कि घायल पिता पुत्र को जब ले जाया गया मजिस्ट्रेट के सामने, कोविड का बहाना लेकर के मिलने से भी मना कर दिया, सुनने से भी मना कर दिया, मना कर दिया मजिस्ट्रेट ने। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्रहीन व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति अगर उच्च पदों पर आसीन हो, तो फिर उस समाज का भगवान ही मालिक है। अयोग्य, चरित्रहीन, अनैतिक व्यक्ति अगर आपके जीवन का फैसला लेने लगे, तो फिर आपके साथ अनर्थ होना अवश्यंभावी है, वही हो रहा है। मजिस्ट्रेट ने देखने, सुनने, हियरिंग करने से मना कर दिया और तब जाकर के यह हाईकोर्ट पहुंचा मामला, और आज 6 साल के बाद यह वर्डिक्ट आया, मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसी कोविड के पाप की वजह से ये 9 पुलिस वाले अब फांसी के फंदे पर झूलेंगे। लेकिन इसका फलसफा क्या है? इसका फलसफा यह है कि अदालत अगर चाक चौबंद हो, अदालत अगर नैतिकता से काम करे, न्याय के पुजारी अगर ठीक से पूजा करे, तो फल भी अच्छा मिलेगा। अजीत जोगी के बेटे को आजीवन कारावास हो सकता है, और हुआ। इसी अदालत ने फैसला सुनाया है, इसी अदालत ने फैसला सुनाया है। और एक निचली अदालत वो थी जिसने कह दिया कि हम सुनेंगे नहीं, कोविड का मामला है। अदालत में अगर आप उस दौरान जाते तो 3 लेयर के ग्लासेस लगे हुए थे। मूर्ख, अवैज्ञानिक, एक तो कैरियरिस्ट डॉक्टरों ने, कैरियरिस्ट साइंटिस्टों ने, साइंटिफिक जर्नल्स ने जिस तरह से गुमराह किया पूरी दुनिया को, आज तक के इतिहास में मानवता के साथ इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ था। जो कंसर्टेड एफर्ट था, जिसमें पॉलिटिशियन, मीडिया, जुडिशरी, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब शामिल थे, एक साथ सारे लोग शामिल थे। और जो मुट्ठी भर ईमानदार लोग थे, मुट्ठी भर अच्छे साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, पत्रकार थे, वो लड़ते रहे। वकील थे, वो लड़ते रहे। वो जज भी लड़ते रहे। नागेश्वर राव की अदालत ने इस मैंडेट को रोका। जस्टिस रमन्ना ने सुनने से मना कर दिया। और ये क्यूवाइब नेटवर्क था, आपका चहेता नेटवर्क था, जिन्होंने एक्सपोज किया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस रमन्ना का अपॉइंटमेंट ही इसीलिए हुआ है। क्यों? क्योंकि जस्टिस रमन्ना का स्टेक, उनकी माता का स्टेक भारत बायोटेक कंपनी में थी। जिस भारत बायोटेक को आप और हम सभी समझते हैं कि वो तो इंडियन है, भारतीय है, नहीं है वो भारतीय। उसमें बिल गेट्स के पैसे लगे हुए, और उस कंपनी में जस्टिस रमन्ना का स्टेक था। उसी दौरान वो हैदराबाद में जाकर के अलग अलग जगहों पे जाकर के अवार्ड दे रहे थे जस्टिस रमन्ना। उनके खिलाफ हम लोगों ने अदालत में लड़ाई लड़ी, एक्सपोज किया कि ये व्यक्ति सुनवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं हुई सुनवाई। और यही चंद्रचूड़, इन्होंने कहा कि हमारे सोल्जर बहुत मजबूत हैं, हम सुन सकते हैं। आप आरोप लगाइए हमारे सोल्जर बहुत मजबूत हैं। माननीय चंद्रचूड़ जी, मामला खुल गया है आपके खिलाफ अदालत में। प्रधानमंत्री को अपने घर पर गणेश पूजा में बुलाने से काम नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेगा। और प्रधानमंत्री आपको नहीं बचा पाएंगे। अगर आपने गलत किया है तो आप जेल जाएंगे। आप अगर पूर्व जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं भारत के, कुछ नहीं काम करेगा। कानून से बड़े आप नहीं हैं। यू आर नॉट अबव द लॉ। You have to perform under the periphery of law. Within the periphery of law, you cannot be above the law. Therefore, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, और अगर आपने अपराध कोई किया है, चुनौती मिल गई है, अदालत में सुनवाई शुरू है। और आज मैं ब्रेकिंग दे रहा हूं, आपके खिलाफ मामला एडमिट हो गया है मुंबई हाई कोर्ट में। तफसील से उसकी जानकारी भी दूंगा। माननीय श्रीमान चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में मामला एडमिट हो गया है, सुनवाई हुई है। क्या क्या हुआ है वो बताऊंगा बाद में। लेकिन आज चर्चा है कि जिन पुलिस वालों को सजाए मौत मिली है,
उनको देखिए कि उस मजिस्ट्रेट ने सुनवाई से मना कर दिया, फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने सजाए मौत दी। बर्बरता की सारी पराकाष्ठा, सारी हदें पार कर दी। मित्रों, मुंबई में शैलेंद्र नगरकर, परमबीर सिंह की नींद हराम हो चुकी है और अब नया मामला और प्रकाश में आ गया। रूपाली चाकनकर का पूरा सेक्स रैकेट चल रहा था, ब्रॉथेल हाउस खोल करके इन्होंने रखा था और इन दोनों बाप बेटे के संरक्षण में ब्रॉथेल हाउस चल रहा था। ये ब्रॉथेल हाउस है, ये ब्रॉथेल हाउस है, ये वेश्यालय है। मुंबई के, महाराष्ट्र के महिला आयोग का कार्यालय वेश्यालय में तब्दील कर दिया रूपाली चाकनकर ने। 300 से अधिक वीडियो आए और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उन्हें इसीलिए बिठाया गया रूपाली चाकनकर को कि वो इस तरह के कृत्य पर पर्दा डाल सके और जो अगर कोई कंप्लेन करे तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। कैबिनेट मिनिस्टर ने कंप्लेन किया था, उसे पॉलिटिकल वेंडेटा बताया कैबिनेट मिनिस्टर ने। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर ने, उन्हीं के पुत्र जो एमएलए हैं, आज वो सरकार में शामिल हैं, उनके पुत्र ने डिजिटल एविडेंस दिया, एसआईटी गठित की। फडणवीस जी आए, फौरन दौड़ करके 2022 में एसआईटी गठित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? ढाक के 3 पात हुए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ईश्वर का त्रिनेत्र, कम से कम शिव जी का त्रिनेत्र तो खुल गया है और त्रिनेत्र देख रहा है। क्या देख रहा है त्रिनेत्र? त्रिनेत्र देख रहा है कि कैसे महाराष्ट्र वुमेन कमीशन का दफ्तर, रूपाली चाकनकर ने उसका क्या किया, कैसे उन्होंने 300 महिलाओं के इस तरह के वीडियो बनवाए, बाद में उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा सके। 60 करोड़ रुपए का, 50 से 60 करोड़ रुपए का कामाख्या मंदिर बनवाया। देखिए इनका, ये जोगनी माया कर रही थी, जोगनी माया, ये काला जादू, जोगनी माया, सारे कुकृत्य चल रहे थे। तभी हैदराबाद से एक मौलवी जादूगर को बुलाया गया, हकीम को बुलाया गया। वो हकीम नहीं है, वो जादूगर है बेसिकली। वो तिलिस्म करने के लिए बुलाया गया कि कुछ तिलिस्म कर दो, कुछ चमत्कार कर दो। और तिलिस्म का प्रतिफल यह हुआ, कहा कि एफिडेविट में तुम ऐसा करो कि 28 साल तुम अपनी उम्र बता दो और उसी दिन जाकर के दायर करो जिस दिन तुमने मारा था सुशांत को, उसी दिन दायर करो। यह तिलिस्म का प्रभाव हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं ये बात। यह आरोप मेरा आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि काला जादू महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है, लेकिन इस पिता पुत्र ने अपने फार्म हाउस पे काला जादू किया। हैदराबाद से एक तिलिस्मी बाबा को बुलाया जादूगरी करने के लिए, काम नहीं हुआ तो प्रकृति अपना काम करने लगी। जो 9 पुलिस वालों को सजाए मौत मिली है, उसका असर यह है मुंबई में कि परमबीर सिंह अब साष्टांग खड़ा हो रहा है फडणवीस के सामने। परमबीर सिंह कि किसी भी प्रकार से मुझे बचा लीजिए। और मैंने उस वक्त भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, मदुरई कोर्ट मुंबई में दोहराया जाने वाला है। सिर्फ दिशा के साथ सिर्फ हत्या बलात्कार की बीभत्स घटना नहीं हुई है। ये जांच खुलेगी तो अभी 12-14 मौतें हुई हैं। सुशांत तो अगली कड़ी थी, ठीक दिशा के बाद। और ब्रूटल मौतें हुई हैं, ब्रूटल हत्याएं हुई हैं। ये देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा, देश का सबसे बड़ा। और 9 पुलिस वालों को वहां सजाए मौत मिली है। हमें जो खबर आ रही है, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हमें सूचना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम 10-12 पुलिस वाले भाग दौड़ कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उनका नाम इस केस से कट जाए। लेकिन कटेगा नहीं। ठाकुर सुहाती कर रहे थे ना,
अपने आका को खुश कर रहे थे ना। रूपाली चाकनकर के घर में बैठ करके, सादी वर्दी में बैठ करके अपने आका को कह रहे थे चिंता मत कीजिए, अभी सतीश सालियान सिग्नेचर कर देंगे। क्यों परेशान हो रहे हैं? सारा केस निपट जाएगा और नीलेश राणे को तो हम जेल भेज देंगे, नितेश राणे को जेल भेज देंगे। वो बदनाम कर रहे हैं। सतीश सालियान का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, ऑन रिकॉर्ड। और जो पुलिस वाले भाग रहे हैं, मैं उन्हें खबरदार कर रहा हूं, 7 समंदर पार चले जाओ, पाताल में चले जाओ, कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि तुम्हें पाताल से ढूंढ निकालेंगे। और मैं इसलिए ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट कर रहा हूं जो हम तक ये सूचना दे रहे हैं कि वो भागा दौड़ी शुरू कर दिया है। परमबीर सिंह और शैलेंद्र नगरकर सबसे आगे है। मैंने उसी वक्त कहा था कि शैलेंद्र नगरकर, तुम जितनी कोशिश करना है कर, जितनी कोशिश करना है कर, लेकिन दिशा और सुशांत की आत्मा तुम्हें सोने नहीं देगी। और अब 9 पुलिस वालों की मौत का फंदा तुम्हारी तरफ लटक रहा है। वो फंदा, फांसी का फंदा अब तुम्हारी तरफ आ रहा है, आ रहा है। कोई शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि एफआईआर तो होगा। एफआईआर होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होगा सीन रिक्रिएशन का। और उसी दिन तुम सभी पकड़े जाओ, सारे लोग पकड़े जाओ, एक एक फॉरेंसिक ऑडिटिंग होगी। और तब इस ब्रुटैलिटी की कहानी जो क्यूबाइब नेटवर्क इतने वर्षों से लगातार चला रही है, तब अदालत तुम्हें पूछेगी और कहेगी कि ये तो क्यूबाइब इतने दिनों से बोल रहा था, तब भी तुम नहीं संभले। क्यूबाइब तो तुम्हें बोल रहा था कि अगर बचना है तो बच लो, कन्फेस कर लो, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लो और कहो अदालत से कि हमसे गलती हुई, हमें ठाकरे परिवार ने दबाया, ठाकरे परिवार हमारे ऊपर दबाव बनाया हुआ था, इसलिए हमसे ये गलती हुई है, हमें गलत सूचना मिली। आज भी वक्त है शैलेंद्र नगरकर, मैं 1 and 1 बोल रहा हूं, आज भी तुम्हारे पास वक्त है। यही तुम थे ना, मैं तुम्हें तुम कह रहा हूं शैलेंद्र नगरकर, यही तुम थे ना जिसने नीलेश ओझा को कहा अदालत में, अरे क्या होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देख लेंगे ना। अब यही तुम हो ना जो गिड़गिड़ा रहे हो, अब यही हो ना जो पुलिस असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को फोन करके कह रहे हो कि अगर डिजिटल एविडेंस है तो दे दीजिए, गिड़गिड़ा रहे हो ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो, सम्मन नहीं भेज रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अगर आपके पास कोई मराठी, शुद्ध मराठी में, कि कोई डिजिटल एविडेंस है तो मुझे दे दीजिए, ये रिक्वेस्ट है तुम्हारा। तुम सम्मन भेजने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। सम्मन तो भेजा जाता है कि भैया तुम्हारे पास ये है, आप फलाने फलाने तारीख को आ जाइए। तुम तो कह रहे मैं खुद ही चला जाऊंगा आपके पास। और उसने कहा कि तुम कौन हो, तो किस सेक्शन में तुम हमसे पूछताछ करना चाहते हो, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो? तो तुमने कहा सेक्शन 174। क्या जवाब मिला? पूर्व एसीपी का क्या जवाब मिला शैलेंद्र नगरकर? क्या मिला बताओ? जवाब मिला कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम कर नहीं सकते हो, अदालत में पहले जाओ, वहां बताओ, अदालत में तुम्हें बताना पड़ेगा शैलेंद्र नगरकर। अभी भी वक्त है शैलेंद्र नगरकर, अभी भी तुम्हारे पास, तुम चाहो तो बच सकते हो। परमबीर सिंह, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम चाहो तो बच सकते हो, नहीं तो तुम्हारे खानदान की पूरी कुंडली इसी केस में निकलेगी, और जब तक नहीं निकलेगी यह अभियान जारी रहेगा। परमबीर सिंह, तुम्हारे पास वक्त है। मैं फिर कह रहा हूं फडणवीस नहीं बचा पाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं मोदी और शाह नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कानून बड़ा है। क्यों? क्योंकि अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, बेटे को नहीं बचा पाए। खैर वो तो स्वर्ग सिधार गए पहले, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होने से कुछ बात बनी नहीं। आप ये कह सकते हो कि वो तो कांग्रेस में थे, इसमें थे। कब तक? आज नहीं तो कल कोई ना कोई आएगा जाएगा, सत्ता आती जाती रहती है। कब तक? समय जो लग जाए, हाल वही होगा। 6 साल के बाद आखिर में 9 पुलिस वालों को सजाए मौत मिली ना। 6 साल के बाद तुम्हारा भी 6 साल पूरा हो रहा है। 6 साल पूरा हो रहा है एग्जैक्ट। उसी 2020 की कहानी है जब 9 पुलिस वालों को सजाए मौत मिली है। उसी 2020 की कहानी है जब शैलेंद्र नगरकर और परमबीर सिंह के ऊपर फांसी का फंदा लटकेगा। क्यों लटकेगा?
क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या का मामला है, बलात्कार और हत्या का मामला है। इस पर तो अदालत ऐसे भड़की हुई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। थोड़ा तुमको लूप दे रही है, थोड़ा रास्ता दे रही है कि सुधर जाओ। अगर सुधरना है तो सुधरो, आओ अदालत में कहो हमसे गलती हुई है, हमने इन्वेस्टिगेट। क्यों परमवीर सिंह मैं कह रहा हूं, ये तुम ही थे जब तुमने प्रेस में आकर के कहा कि क्लोज हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन। इट वॉज ए क्लियर केस ऑफ एक्सीडेंट। यू वेर द वन who briefed the media that it was a clear case of accident, and you thoroughly investigated and you are convinced। ये तुम्हारा ऑफिशियल वर्जन है परमवीर सिंह, ये ऑफिशियल वर्जन है तुम्हारा, एंड इट वुड बी कोर्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देन वेयर यू विल गो? कोर्ट विल सर्च यू। पुराने डीजीपी को भी गया ना, अभी वर्दी उतरेगी कि पता नहीं क्या होगा, अभी तो सम्मन गया है, एक्शन शुरू हो गया है, वैसे ही एक्शन शुरू होगा। वक्त है, 15 और 16 तारीख को हियरिंग है, उसके पहले वक्त है। जितना जल्दी हो सकता है अपराध कबूल कर लो और ठोक दो, थोप दो, ठाकरे के ऊपर थोपो, कहो कि इसने हमने फंसाया है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी तो जो गलती है वो माफ होगी नहीं, लेकिन कम हो सकती है। फांसी के फंदे से बच सकते हो, आजीवन कारावास तक तो जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा वे आउट नहीं है। क्योंकि जिसने अपराध किया है वो तो अपराधी है ही, जिसने अपराध को बचाया है वो उससे बड़ा अपराधी है, उससे बड़ा अपराधी है। इसीलिए कोई खैर नहीं है तुम लोगों की। 15 और 16 अप्रैल का इंतजार कर लो। और मैं एक बार फिर माननीय चीफ जस्टिस श्रीमान चंद्रशेखर जी से with all folded hand and with all due respect on behalf of millions citizen, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 15-16 अप्रैल को आप एफआईआर का प्लीज आदेश दे दीजिए। फिर देखिए आपके सामने सत्य कैसे नंगा होता है। सत्य आपके सामने आएगा और न्याय लोगों को मिलेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है कि आपके ऊपर दबाव होगा, बड़े बड़े लोगों का दबाव होगा, बड़े पॉलिटिशियन का दबाव होगा, लेकिन आपको इन्हीं दबावों के बीच में करोड़ों लोगों की लाज भी रखनी है, उसका भी दबाव आपके ऊपर है। मैं कोई गैर कानूनी काम करने के लिए अगर कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल ना माने। लेकिन अगर ये काम मैंने कहा है कानून सम्मत करने के लिए, हमें उम्मीद है आप हमारा अनुरोध जरूर मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।